हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम समझेंगे डेविडसन के हिसाब से अस्थमा को डिटेल में। डेफिनेशन क्या है? देखिए, अस्थमा एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी एयरवे डिजीज है जिसमें एयरवेज नैरो हो जाती हैं और हाइपर रिएक्टिव हो जाती है, जैसे कि बीजिंग हो गई, कफ हो गया, ब्रेथलेसनेस हो गई। तो बेसिक इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? देखिए, एयर पाइप को रबर ट्यूब की तरह समझ लो आप। अगर ट्यूब के अंदर सूजन प्लस स्पाज्म होके टाइट हो जाएगी तो हवा इजिली नहीं जाती। इसी को अस्थमा कहते हैं। अस्थमा की कॉज क्या है? देखिए, अस्थमा मेनली ट्रिगर होता है, ठीक है ना? कैसे ट्रिगर होता है? एक तो एलर्जन से, डस्ट, पॉलन, पेट्स। सेकंड है एक्सरसाइज, कोल्ड एयर, वायरल इन्फेक्शन, स्मोक पोल्यूशन, स्ट्रेस। ये बहुत ही कॉमन है। पेट्स का आपको ध्यान रखना है। कई पेट्स ऐसे होते हैं कि जो कुछ ह्यूमंस में एलर्जी कॉज करते हैं। पॉलन वो जो एक पर्टिकुलर टाइप पे प्लांट्स में से निकलता है और हमारे एयरवेज में जाके प्रॉब्लम करता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी? देखिए, एलर्जन एंटर होगा तो उससे इम्यून ओवर रिएक्शन हो जाएगा। ओवर रिएक्शन में आपको क्या पता है? हिस्टामिन रिलीज होता है। कौन रिलीज करता है? मास्ट सेल्स। तो मास्ट सेल्स इतना हिस्टामिन रिलीज करेंगे कि उसकी वजह से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, बॉडी में म्यूकस प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाएगा और एक स्वेलिंग आ जाएगी उस पूरे एरिया में। इसकी वजह से एयरवेज इतनी नैरो हो जाएंगी कि पेशेंट को छींक आती रहेगी, कफ आता रहेगा, उसकी चेस्ट में एक कंजेशन टाइप का उसको फील होगा। सिम्टम्स क्या है? एपिसोडिक ब्रेथलेसनेस। एपिसोडिक ब्रेथलेसनेस क्या होता है कि बैठे बैठे एक टाइम पे उसको ट्रिगर होगा और कुछ मिनट्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा इनहेलर लेके या कुछ और लेके, ठीक है। वीजिंग, नाइट टाइम का बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको रात को जैसे ही वो बेड पे लेटते हैं तो लेटने की पोजीशन में एकदम उनको कफिंग आती है, ठीक है। चेस्ट में टाइटनेस हो गई और ये सब चीजें जितना ट्रिगर होगा ना बार बार पेशेंट, उतनी ही दिक्कत आएगी। साइंस क्या है? एक तो इसमें एक्सपिरेटरी वीज मिलेगी। एक्सपिरेटरी वीज क्या होती है? हाई पिच्ड साउंड होती है। ये तब निकलती है जब पेशेंट ब्रीद आउट कर रहा होता है, ठीक है ना। वो देखने में बड़ी अलग सी विसल टाइप की निकलेगी, ठीक है। और उसके बाद प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन। प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन क्या होता है कि कई पेशेंट आपने देखे होंगे कि जब वो सांस छोड़ते हैं तो इनहेलेशन का टाइम तो उतना सेम रहता है, लेकिन सांस छोड़ने का टाइम लंबा होता चला जाता है। थर्ड है टैकीकार्डिया, पल्स रेट एकदम हाई होता है। और फोर्थ है एक्सेसरी मसल यूज, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस क्या कराते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट जो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन होती है स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री में हम FEV1 और FVC देखते हैं। FVC, FVC क्या होती है? फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, यानी टोटल उसकी सांस लेने की क्षमता कितनी है वो गिरी हुई मिलेगी हमें। और FE1, फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम पर सेकेंड, ये भी गिर जाती है। यानी इन दोनों पैरामीटर गिर रहे हैं, उसके रेशो में भी गिर रहा है, तो हम उसको अस्थमा का पेशेंट मानेंगे। फिर एक होता है ब्रोंको डायलेटर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट। इसमें ग्रेटर देन 12% इंप्रूवमेंट होना चाहिए। देखिए, BRT टेस्ट जो होता है इसका सिंपल उद्देश्य ये होता है पता करने का कि अगर पेशेंट को दवाई दे दी जाए तो उसकी जो एयर फ्लो की लिमिटेशन है वो रिवर्सिबल है कि नहीं है। अगर वो रिवर्सिबल है तो इसका मतलब दवाई देने के बाद वो नॉर्मली सांस लेने लग जाएगा। फिर आगे पीक एक्सपिरेटरी फ्लो, ठीक, पूरी जोर से अगर वो सांस लगा रहा है तो कितनी वो एयर बाहर छोड़ पा रहा है। और एलर्जी टेस्टिंग की कौन सी चीज़ से उसकी एलर्जी ये सब ट्रिगर होती है। ट्रीटमेंट क्या है? डेविडसन के हिसाब से जो सबसे फर्स्ट रिलीवर होता है वो साबा होता है, सैल्बुटामॉल। साबा क्या होता है? शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, ठीक है। और क्या कहते हैं, एड ऑन इसमें हम क्या करते हैं? लाबा। लाबा होता है लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। देखिए, शॉर्ट और लॉन्ग में डिफरेंस समझना इजी है, तभी आपको समझ में आ जाएगा। शॉर्ट एक्टिंग का जैसे नाम बता रहे हैं वो एकदम रेस्क्यू करने के लिए होता है। अगर किसी को एपिसोड हो रहा है, कोई अटैक हो रहा है, तो उसको हम रेस्क्यू करने के लिए करते हैं और ये थोड़े टाइम के लिए ही काम करता है। लेकिन जो लावा होता है लॉन्ग एक्टिंग, ये जब पेशेंट को मान लीजिए रूटीन में जब आप दवाई चलाएंगे तो उसमें हम लावा देते हैं जिससे कि उसके एपिसोड वापस ना आए। तो ये हमारा सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो गया। और ये मेनली ब्रोंकोडायलेटर्स का ही, मतलब दोनों ब्रोंकोडायलेटर्स का ही काम करते हैं और COPD के पेशेंट को ही दिए जाते हैं। लेकिन सावा शॉर्ट एक्टिंग के लिए होता है और थोड़े टाइम के लिए, और लावा लॉन्ग एक्टिंग होता है। कंट्रोलिंग के लिए हम ICS थेरेपी दे सकते हैं, नीचे समझा दूंगा मैं ये। और सीवियर में हम OCS या बायोलॉजिक्स चलाते हैं। सीवियर OCS का मतलब हो गया ओवर द काउंटर स्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स चला सकते हैं। इसमें प्रेडनिसोलोन, ठीक है। लेकिन OCS का आपको ध्यान रखना है कि इसका केवल एक सिस्टमैटिक और जेनरिक यूज होगा।
मतलब ये एक तरीके का आपने ब्लैंकेट अप्रोच डाल दी। और किस फॉर्म में देंगे आप, टैबलेट्स या पिल में देंगे। लेकिन बायोलॉजिक्स इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। बायोलॉजिक्स जैसे वो सारी ड्रग्स जिनमें लास्ट में यूएमए आता है, ठीक है, बहुत सारी कोविड के बाद इन नंबर ऑफ ड्रग्स है जिनमें ये सब होता है। इसका बहुत हाईली टारगेट स्पेसिफिक यूज होता है बायोलॉजिक्स का, यानी एक रिसेप्टर की एक्टिविटी को पूरी तरीके से ब्लॉक करेगा और पेशेंट को रिलीफ मिलती है। जनरली ये इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जाता है, कई बार ये हम उसमें भी दे देते हैं नेबुलाइजेशन में। लाइफस्टाइल में आपको क्या कर ध्यान रखना है कि ट्रिगर को अवॉइड करना है। एक्यूट सीवियर अस्थमा में आपको क्या क्या मेजर करना है, सबसे पहले O2 का लेवल देखना है, SpO2 कहीं कम तो नहीं हो रहा है। उसके बाद नेबुलाइज साबा देना है, यानी सैल्बुटामॉल, अस्थलिन जो रेस्पूल्स होता है वो दे सकते हैं, अस्थलिन इनहेलर दे सकते हैं, प्लस इप्राट्रोपियम। इप्राट्रोपियम बहुत स्ट्रांग होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड चला सकते हैं। ऊपर हमने आईसीएस पढ़ा था, आईसीएस का कुछ नहीं मतलब होता है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, यानी कि ऐसे इनहेलेशन के फॉर्म में हम उसको दे रहे हैं। या आईवी में हम MgSO4 देते हैं, ये आईसीयू में ही यूज होता है, मैग्नीशियम सल्फेट नॉर्मली यूज नहीं होता। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, रेस्पिरेटरी फेलियर और स्टेटस अस्थमेटिकस। स्टेटस अस्थमेटिकस एक फैंसी टर्म है, बेसिकली होता क्या है, इस लेवल पे आके ना साबा काम करता है ना लाबा काम करता है, और पेशेंट की बॉडी में जो पूरी मैकेनिज्म है वो जाके रुक जाती है। ठीक है, समरी टेबल देख लेते हैं। पॉज हमने देख लिया क्या है, एलर्जिक इन्फ्लेमेशन। फीचर क्या होगा इसका, इसमें हमको ये चेक करना है रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, टेस्ट स्पायरोमेट्री, किस लेवल का डैमेज है और रिवर्सिबिलिटी है कि नहीं है। ये ट्रीटमेंट क्या है, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर के बिना काम चल नहीं पाता है। तो मैं समझता हूँ कि सारा टॉपिक्स हमने कवर कर लिया, और बायोलॉजिक्स को हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल बायोलॉजिक्स ही बहुत यूज होते हैं। थैंक यू।